चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें धर्म नीति पर काफ़ी जोर दिया गया है, उस पर सैन्य नीति पर भी काफ़ी जोर दिया गया है। तो हमारा जो मकसद है उसमें जो सैन्य नीति की जो कार्रवाई उन्होंने दर्शाई है उसमें वहाँ से उदाहरण लेते हुए अपनी आगे की कार्रवाई करते रहना है। अक्सर हम लोग चाइना के सुनजू या वेस्टर्न जो लेखक हैं उन पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे देश में अर्थशास्त्र है जिसमें चाणक्य नीति दर्शाई गई है, और अगर हम उस पर ध्यान दें तो हम लोग अपनी फ़ौज को, अपने जवानों को किस तरीके से फ़ौजी कार्रवाई करनी है उस पर हम उन्हें सक्षम बना सकते हैं। देखिए, केवल भारतीय सेना ही नहीं, हमारा जो देश है पूरे संसार के लिए एक उदाहरण है। वेयर वी से वी हैव ग्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं जो अलग अलग इलाकों में विराजते हैं, लेकिन जब हम अपनी देश की नीति देखते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा देश एकजुट है। उसी तरीके से जहाँ तक भारतीय सेना का सवाल है, हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। हम लोग ट्रू सेक्युलरिज्म, जो हम भारत में ट्रू सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, उस पर ध्यान देते हुए हर चीज़ कार्रवाई करते हैं। हमारे यहाँ किसी के धर्म पर बात नहीं की जाती, ना हम किसी की धर्म का रिकॉर्ड रखते हैं। अगर कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई त्यौहार होता है, हम सब एकजुट होकर मनाते हैं, चाहे वो ईसाइयों का त्यौहार हो, मुसलमानों का त्यौहार हो, हिंदू त्यौहार हो या वो सिखों का त्यौहार हो। हम लोग सर्वधर्म को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्रवाई करते हैं। देखिए, हम हिंदुस्तान की आर्मी में, भारतीय सेना में मॉडर्नाइजेशन तो चाहते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम जो मॉडर्नाइजेशन की प्रतिक्रिया है उसको अपनी इंडस्ट्री के द्वारा बनाए गए हथियार सिस्टम्स को अपने फ़ौज में शामिल करें। क्योंकि जैसे आप जानते हैं, हम 4th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड हैं। हम अभी भी अपने इक्विपमेंट और हथियार के लिए, एमुनिशन के लिए बाहरी देशों पर निर्भर हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करें, उनको बढ़ावा दें, और जो हमारे हथियार और अन्य संस्थाएं जो हमारी हैं, अन्य जो हमारे को चीज़ें चाहिए अपने फ़ौज के लिए, वो हम इंडिजिनस तरीके से प्रोक्योर करें और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे ध्यान में रखते हुए इसको बढ़ावा देते रहें। यू सी, फर्स्टली इट कन्वेज एन इम्प्रेशन दैट ऑल दीज नेशंस realize that the Indian Army is a well-trained and a professional army. It is for this reason that they want to carry out joint training with us. And we also understand that it is a give and take. Everybody has best practices. When we carry out joint training with any other armed force, we are able to appreciate their method of training, their conduct, and there may be some lessons which we can also incorporate in our army to improve our training and professional standards. So it is a two-way process. But let me assure you that all these armies which want to interact and carry out joint training with our army understand that the Indian Army is well trained, is a professional armed forces, and conducts training in the manner in which training should be conducted for operational preparedness. नहीं, हम बिल्कुल इसके we are trying to ensure that we have a capability building, force modernization. This is a regular feature, that no army can maintain a status quo attitude. You have to have dynamism in your armed forces, and therefore you have to ensure that the capability development takes place. You adopt new techniques. Therefore, we keep coming out with doctrinal changes that are necessitated from time to time, and this is an ongoing process and will continue. I was born in an army family, so day in and day out one only saw soldiers in uniform, and we lived in the units. We traveled in military vehicles when we went to school. When we got back from school, it was again military all around us. I always saw my father dress up in the morning and go to office. I used to be always in awe when I saw him dress up in that uniform. I saw him wearing various ceremonial dresses every time he was there. I also had the opportunity of going out on some exercises with him. Though I had not yet joined the army, I was a lad in school those days. And so I have stayed in tents with him in some of the exercises, and that is, I think, what motivated me to join the armed forces. And I have always looked up to him as a role model for me, and that is what I wish to emulate. He always told me one thing, that you must always continue working hard, work hard, but never ever
think about success. Success will come your way if you work hard. And also remember, success is never permanent. Success will come and go. You will have success and failures, but failures must actually motivate you to get back and get success again and again. You may succeed once or twice, but don't think that is the end of life. You have to earn success repeatedly. Success is only short-lived. Failures can somehow put you down. To overcome failures is what you have to look at, and failures must give you the strength to get motivated, to get back on the rails and succeed. देखिए, हर एक कंट्री की अपनी स्ट्रैटेजी होती है और हर एक कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी के ध्यान में रखते हुए अपनी कार्रवाई करता है। उनकी स्ट्रैटेजी है कि चीन के साथ मिलकर अपनी कार्रवाई करें, क्योंकि पाकिस्तान शायद अपने बलबूते पे खड़ा नहीं हो सकता। पाकिस्तान और हम एक साथ स्वतंत्र हुए थे, लेकिन पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, पिछड़ गया अपनी हरकतों के कारण, जबकि भारत देश जो है अपने पैरों पे खड़े होके, अपने बल पर खड़े होके उन्नति के रास्ते पर चल रहा है। तो उसको लगता है कि हमारे साथ मुकाबला करने के लिए उसे अन्य देशों की मदद लेनी होगी, इसीलिए वो चीन से लगातार सहायता लेता रहे। जो हमारा जो ये रीजन है एशिया का, इसमें कुछ देश ऐसे हैं जो अमन और शांति नहीं चाहते, और अगर हमारे को डिफेंस स्पेंडिंग कम करनी है तो शायद सबको एक साथ मिलजुल कर काम करना होगा। लेकिन जो देश है हमारे पास तो दोनों सरहद पे, उत्तर और पश्चिम के सरहद पे खतरा मंडरा रहा है, तो हम तो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग किसी हालत में कम नहीं कर सकते। लेकिन शायद पॉलिटिकल डिप्लोमेसी अगर हमारी जिस तरह से आगे बढ़ रही है और इसी तरह से अगर हमारी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी आगे कार्रवाई करते रही, तो शायद हम लोग इन देशों के साथ समझौता कर सकते हैं, और अगर इन देशों के साथ समझौता हो सका तो शायद डिफेंस स्पेंडिंग पर हम लोग दोबारा विचार करने की सोच सकते हैं।